थे। अब समझते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक क्या होती है उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जिनमें से पहला है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे ई ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई ट्रांसफॉर्मेशन। ई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ई ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं मैट्रिसेस में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो स्पेशल होते हैं। वो क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है सर आर आई और आर जे, ये आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। और आर मतलब रो से है। सिमिलरली सी आई इंटरचेंज सी जे, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से मैट्रिक्स में उनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी तरीके से कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अगला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है सर आर आई टेंस टू के टाइम आर जे। ठीक है, के टाइम आर जे का मतलब ये होगा, सेम प्रोसीजर सी में भी होगा। सी आई टेंस टू के टाइम सी जे, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन का मतलब 1/, जैसे आप कहें r/2 नहीं है, ये है आपका 1/2 इंटू r1। फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये है, सेम आपका सीजे में भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है r प्लस के टाइम आर जे। सिमिलरली जैसा आर में है वैसी सी में भी होगा। सी आई को आप किसी उसी पर्टिकुलर कॉलम प्लस के टाइम सी जे से ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम मैट्रिसेस में लगाएंगे सर। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ और आती है, ये समझते हैं। वो समझते हैं ए और बी कोई दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 1 4 2 9। ठीक है, 1 4 2 9, 2 5 1 3 3 7 8 4। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये है आपकी 3x4 की मैट्रिक्स। ठीक है सर, अगर मैं इसमें एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ R2 टेंस टू R2 प्लस 2 टाइम R3, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगाए हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी B मैट्रिक्स, इसमें हम 1 4 2 9, ये तो ऐसे ही रहेगा। हमने किस में लगा रखा है? एलिमेंट्री ऑपरेशन R2 में लगा रखा है। तो सेकंड रो चेंज होगी और वो चेंज होके हमें क्या मिलेगी? देखिए 3R2 प्लस 2R3, ये कितना आएगा? 2 मतलब 6 और ये 8 हो जाएगा। 8 ये हो जाएगा आपके पास 19, और अगला देखिए कितना होगा? 17, और ये कितना होगा? 11, और ये ऐसे ही रहेगा 3 7 8 एंड 4। तो ये जो ए और बी जो मैट्रिक्स है ना सर, ए बी, आपने ए से बी को प्राप्त किया है। ये एलिमेंट्री, ये जो मैट्रिक्स हैं आपकी, ए से ही आप बी को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ये क्या है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपने इस तरीके से निकाली, ये क्या है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। आप बी को भी निकाल सकते हैं, इससे ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कह देंगे टू मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if one is obtained from other by elementary operations। एक को आप दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के एक से दूसरे को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो A इक्विवेलेंट टू B हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगी? A इज इक्विवेलेंट टू B हो जाएगी। इससे ये भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना, ये कर दीजिए। R2 में ही ऑपरेशन R2 माइनस 2R3 करिए तो यही तो मिल जाएगी। तो आप कह देंगे ये मैट्रिसेस क्या हैं? एलिमेंट्री इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। क्या हैं? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं। तो हमने पहले देखा ई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। फिर हमने देखा कि हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या हैं।
अब जरा सा इससे आगे और बढ़ते हैं, सब मैट्रिक्स की बात करता हूँ। तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको वैसे समझा देता हूँ। सब मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, इससे आपको सब मैट्रिक्स बनानी है। तो सब मैट्रिक्स बनाने का मतलब एक मैट्रिक्स में से आप कुछ रो या कुछ कॉलम को हटा के नई मैट्रिक्स अगर आप प्राप्त कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 3 4 ये एक मैट्रिक्स है। इससे आप एक रो या एक कॉलम को हटा के या दोनों को भी एक साथ हटा के आप एक नई मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये है, एक मैट्रिक्स आपने प्राप्त करी, इससे ये 6 ये 3 ये 4, इसमें एक रो एक कॉलम को हटा दिया ना, ये सब मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही आप माइनर भी समझते हैं। माइनर क्या है? डिटरमिनेंट मिलेगी। माइनर एक डिटरमिनेंट होगी, रो या कॉलम को हटा के जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो माइनर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। अब उसके बाद हम रैंक पे आते हैं। सर रैंक को समझिएगा आप, रैंक क्या है? रैंक वैसे एलिमेंट्री, हमारा जो मेन मकसद है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को समझना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में रैंक दोबारा आएगा, तो रैंक को हम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। रैंक मेथड से ही हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब समझते हैं रैंक क्या है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, ए आई जे ऑफ n क्रॉस n, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं पहले स्क्वायर की बात कर लेता हूँ। इसमें से जो भी माइनर मिलेगा, क्या जिस माइनर का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा उसको हम रैंक कह देंगे। मैट्रिक्स की क्या कह देंगे? रैंक कह देंगे। जैसे मैं आपको समझाऊं, a इज इक्व टू आपके पास ये 1 2 3 3 4 5 1 2 3 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। माइनर मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आप देखेंगे 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्यों आएगी? देखिए, अगर दो रो समान होते हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है। तो हम कह रहे हैं रैंक वो ऑर्डर होता है। रैंक मतलब जिस ऑर्डर को रैंक कहेंगे हम, मैट्रिक्स के ऑर्डर को रैंक कहेंगे जिस ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू तो क्या आ गई? जीरो आ गई। तो इसके पास देखिए आप 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, माइनर बनाता हूँ 3 4, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, माइनर मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे आप 4 - 6 विच इज़ नॉट इक्व टू 0, ये नॉन जीरो आ गया। अगर 2 क्रॉस 2 का कम से कम एक सब माइनर, एक माइनर भी मुझे ऐसा मिल जाए जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, तो वही क्या हो जाती है? रैंक हो जाती है। हमारे डिटरमिनेंट वो मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है सर। अब अगर मैं इसको m क्रॉस n के लिए ले जाता हूँ, तो पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। रैंक की डेफिनेशन क्या होगी? रैंक की डेफिनेशन अगर हम लिखें, लेट ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन नेचुरल नंबर, अब आप ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है? नेचुरल नंबर इसलिए लिख रहा हूं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स होगी तो वो नॉन, यहाँ पे वर्ड एक चीज़ और लिखना पड़ेगा मुझे, ए बी एनी m क्रॉस n नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है सर? नॉन जीरो मैट्रिक्स की मैं बात करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज रैंक जीरो भी होती है। जीरो रैंक किसकी होती है? नल मैट्रिक्स अगर मेरे से आप कहेंगे तो उसकी तो रैंक जीरो हो जाएगी। तो ये जो वर्ड है नॉन जीरो मैट्रिसेस के लिए बात कर रहा हूँ। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ सर? नॉन जीरो का मतलब इसलिए नेचुरल नंबर यूनियन लिख देता हूँ मैं, यूनियन जीरो लिख देता हूँ, तो हमारे पास बात बन जाएगी, क्योंकि जीरो भी होती ना रैंक। नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, ठीक। देन ए नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो गया, इज इंक्लूडिंग, या आप वर्ड कह दो इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग जीरो, ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन ए नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, उस नेचुरल नंबर को मैं r कह देता हूँ। r इज सेट टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की वो रैंक कहलाएगी। कब? वो जब दो प्रॉपर्टी को रखती है। पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, देयर एग्जिस्ट
एट देयर एग्जिस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, ऑफ ऑर्डर आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर विच नॉन वेनिस, मतलब क्या हुआ, विच इज नॉन वेनिसिंग, मतलब उसका एक आर ऑर्डर का सब माइनर आर क्रॉस आर का नॉन जीरो होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी फिर, ऑल अदर, एंड इसको मैं लिख सकता हूं एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन आर जीरो, मतलब क्या हुआ सर कि इस आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर तो आपका नॉन जीरो मिले और उसके ऊपर वाले सारे के सारे जीरो मिल जाएं। अगर मैं आपसे कहूँ A इज इक्वल टू ए आई जे, ये आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है, इसकी रैंक कितनी हो सकती है, इसकी रैंक हो सकती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का नोटेशन होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स या तो रो से नोट करते हैं या आर से नोट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 और 3 के बीच में हो सकती है। अब ये 1 और 3 का मतलब ये हुआ अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो इसकी मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है और मिनिमम रैंक 1 हो सकती है अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं हम, अगर आपके पास रैंक की डेफिनेशन कैसे लिखी मैंने, इसकी रैंक 2 है बोल दिया मैंने, 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, इसकी रैंक 2 है, इसका मतलब ये हुआ इसके पास 2x2 का कम से कम एक सब माइनर जो होगा ना वो नॉन जीरो आएगा, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था नॉन जीरो आएगी। और उससे ऊपर वाले किस किस ऑर्डर के सब माइनर बनेंगे, इसमें 3 ही ऑर्डर के तो बनेंगे। तो अगर 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है मैंने, तो इसके पास उस ऑर्डर के सारे जितने भी सब माइनर बन रहे हैं उसके ऊपर वाले वो सब जीरो आएंगे, तभी रैंक इसकी 2 होगी, अदरवाइज तो इसकी रैंक 2 नहीं हो सकती ना, रैंक 1 होगी। और इसी मैट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ A इज इक्व टू मैंने लिखा ए आई जे ऑफ 3x3, इसका मतलब इसकी रैंक क्या है, रैंक ऑफ A बोल रहा हूँ मैं 1, इसका मतलब कम से कम एक सब माइनर 1x1 का इसका नॉन जीरो होगा और इसके जितने भी सब माइनर होंगे 2x2 के जितने भी A के सब माइनर, उसको डिनोट A से नहीं करेंगे दूसरे से नोट करेंगे, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ऐसे, वो सब के सब जीरो होंगे। इसके 3x3 के भी जितने भी सब माइनर आप बना सकते हैं उसके डिटरमिनेंट निकालने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है ना, तो वो सारे के सारे क्या आएंगे, सब के सब जीरो आएंगे। लेकिन 1x1 का कम से कम एक भी सब माइनर नॉन जीरो आ गया तो उसकी रैंक होगी। ठीक है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स A इज इक्व टू 0 पॉसिबल है, यस। इफ A इज इक्व टू आपके पास 0 0 0 है, इसकी रैंक 0 ही आएगी। इसके पास कोई भी सब माइनर किसी भी ऑर्डर का जीरो नॉन जीरो नहीं मिल सकता, इसकी रैंक क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अगली प्रॉपर्टी, अगला रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। इफ A इज नॉन जीरो, अगर A मेरे पास नॉन जीरो है तो उसकी रैंक ऑफ A हमेशा क्या होगी, ग्रेटर इक्वल देन 1 होगी। सर ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 से बड़ी होगी, ठीक है, अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जैसे आप लिख लीजिए A इज इक्व टू 1 0 0 0, इसकी रैंक क्या आएगी, 1 या 1 से बड़ी आएगी। बड़ी तो इसमें नहीं है, अगर इस केस में अगर यही मैट्रिक्स ऐसी हो जाती 1 0 0 1, 1 और 1 से बड़ा लिखा ना, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, इसकी रैंक 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 2 से बड़ी तो होगी नहीं। ये भी केस हो गया इसमें, ये भी केस आ गया, ठीक है। अब मेरे पास रैंक की जो बेसिक डेफिनेशन निकल के आई, रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू M, N, मिनिमम ऑफ M, N। इस बात को समझिए आप, ये क्वेश्चन बन सकता है, मिनिमम ऑफ M, N मतलब क्या हुआ, इफ A इज इक्वल टू Aij ऑफ M क्रॉस N की कोई मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक अगर मैं आपसे कहूँ, रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ M, N, उनमें से जो मिनिमम होगा ना ये M और N में, वही उसकी रैंक होगी। जैसे A इज इक्वल टू आप लिखते हैं ये Aij 3x4 की, तो इसकी रैंक 4 कभी नहीं हो सकती,
3 या 3 से छोटी होगी, क्योंकि 4x4 का तो उसके पास सब माइनर नहीं बनेगा ना, माइनर नहीं बनेगा मतलब उसके डिटरमिनेंट निकाल ही नहीं सकते आप। डिटरमिनेंट निकालने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, तो इसलिए रैंक के बारे में हम इंफॉर्मेशन क्या देंगे, उनमें जो मिनिमम होगा दोनों में से वही उसकी रैंक होगी। अगली प्रॉपर्टी बताता हूँ, इफ़ ए इज सिंगुलर, सिंगुलर समझते हैं हम, सिंगुलर मतलब जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, तब ए सिंगुलर है तो उसकी रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन एन, एन से छोटी होगी, उसकी रैंक एन नहीं हो सकती। या इस चीज़ को मैं ऐसा भी बोल दूं, लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, n माइनस वन हो सकती है या उससे छोटी ही होगी, ठीक है, या उससे छोटी ही होगी, कभी भी n उसकी रैंक नहीं हो सकती। ये वर्ड लिखूं या इसी चीज़ को रैंक ऑफ ए लेस देन n लिख दूं, वो एक ही बात है सर, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। ये रैंक आ जाएगी, रैंक की कुछ प्रॉपर्टी थी। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर इसके डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन पहले थ्योरी को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास अगली एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ मैं आपको, आई एन है, आई एन तो आप समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो उसकी रैंक ऑफ आई एन हमेशा सर क्या होगी, वो होगी एन, रैंक ऑफ आई एन क्या होगी, हमेशा एन होगी। रैंक ऑफ I2 अगर मैं आपसे कहूँ, I2 एक मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ I2 कितनी होगी, हमेशा 2 होगी। कैसे होगी 2, I2 अगर मैं लिखता हूँ तो I2 में कैसे लिखूँगा 1 0 0 1, तो इसकी रैंक क्या होगी 2 होगी। 2 क्रॉस 2 का एक सब माइनर नॉन जीरो मिल गया ना, ठीक है, तो ये इसकी रैंक हो जाएगी। अब मैं आपको रैंक निकालने के लिए बिल्कुल सी बेसिक सी मेथड बताता हूँ, एग्ज़ाम में हम केवल उसी का यूज़ करेंगे। ये तो हम अभी तक रैंक होती क्या है वो समझ रहे थे, निकालने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ध्यान से समझिएगा आप, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कब आएंगे नॉन जीरो रो, हम जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे सर। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी, एक फॉर्म होती है इकलन फॉर्म, इकलन फॉर्म क्या होती है वो भी बताता हूँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज नोन एज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वो क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जैसे मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स थी, ये थी 1 2 3 4 5 6 3 4 2 3 5 6, ये एक मैट्रिक्स थी, ये क्या है 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स है। मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इसमें इसको चेंज करके ऐसा बना दिया 1 2 3 4 0 0 1 2 0 0 0 0 ऐसा बना दिया मान लेते हैं। तो इस केस में इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, ये तो जीरो रो होगी पूरी की पूरी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की है, ये है एक ये है, तो रैंक कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसमें कितनी हो जाती, 3 हो जाती। और अगर ऐसा बना देता मैं इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, अब ये 2 जीरो रो हो गई, ऊपर बचा आपका एक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या होगी 1 होगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स की, ठीक है सर। ये रैंक निकालने का प्रोसीजर था। अब एक वर्ड मैंने आपको और बताया, इकलन फॉर्म क्या होती है उसको भी समझाता हूँ। इकलन फॉर्म क्या होता है, हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद अपनी मैट्रिक्स को जो है इस फॉर्मेट में लाते हैं कि सबसे नंबर ऑफ जीरो हों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा, तो उसके लास्ट वाले में नंबर ऑफ जीरो सबसे ज़्यादा हों, उससे ऊपर घटते जाएं जीरो की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो मतलब नंबर ऑफ जीरो, और उसके बाद ये 1 ये 2 ये 3 मान लेते हैं। ये ऐसा आया, मैंने किसी मैट्रिक्स मुझे दे रखी थी, उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मैंने उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो इसमें देखिए वो इकलन फॉर्म में है। ये कैसे, नंबर ऑफ जीरो जो हैं सबसे लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा हैं, फिर ये रिड्यूस होते जा रहे हैं, और पहला नॉन जीरो एलिमेंट किसी भी रो का 1 होना चाहिए। 1 बना सकते हैं आप, जैसे इसमें आप कहेंगे 1 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर, 2 से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवीजन नहीं होता है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। 1/2 से R3 को मैं ऑपरेट करूँगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, इकलन फॉर्म बन जाएगी। तो इकलन फॉर्म में बनाने के बाद मैंने देखा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है,
ये कोई मैट्रिक्स थी, उसमें आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसको ऐसा बनाया है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जब ये ऐसी बनी तो उसके बाद इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आई, 1 2 3 4 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब हम एग्जामिनेशन में इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे कि हम रैंक निकालने के लिए, एक्चुअली रैंक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आएगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम सारी रैंक को दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो ये तो थी रैंक निकालने की एक मेथड। अब एक तो स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें तो आप सीधे उसके डिटरमिनेंट को निकाल के चेक कर सकते हैं। जब आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स होगी तब आप इस मेथड का यूज़ करेंगे। अब एक फॉर्म और होती है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं, ये बनी आपकी IR 0 0 0 0 ऐसी मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स थी, उसको हमने आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इस फॉर्मेट में बदल दिया। 1 0 0 1 0 0 0 ये कोई मैट्रिक्स से आफ्टर एलिमेंट्री रो कॉलम दोनों लगेंगे। इसमें चेंज होने के बाद सर ये ऐसी मैट्रिक्स बन गई। देखिए आप, ये करने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है, आप देखेंगे तो I2 0 0 ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। I2 मतलब क्या है, 2 क्रॉस 2 की इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। देखिए 2 क्रॉस 2 की इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, जो आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा, वही मेरे मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। तो इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म से आप ऐसे रैंक को फाइंड करेंगे, ये नॉर्मल फॉर्म होगी सर। अब एक वर्ड और आता है रो रैंक और कॉलम रैंक। एक वर्ड होता है रो रैंक भी और कॉलम रैंक भी। नंबर ऑफ इन जनरल, जो मैंने आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की बात बताई, तो उसको आप जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं। रो रैंक अगर मैं आपसे कहूँ, रो रैंक क्या है, रो रैंक क्या है सर, रो रैंक देखिएगा आप, रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज, रैंक को तो आपने कैसे पढ़ा था, रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n पढ़ा था, अभी पढ़ा, मिनिमम ऑफ m, n ही आपकी रैंक हो जाएगी। तो रो रैंक अगर मैं आपसे कहूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली, या आप नॉन जीरो रो कहेंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। वो डिपेंडेंट होंगी तो जीरो हो जाएगा। 2 रो डिपेंडेंट हैं तो एक रो को जीरो बना देगा वो, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इज नोन एज रो रैंक। इसी प्रकार कॉलम रैंक अगर आपसे कहा जाए तो उसमें आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इज नोन एज कॉलम रैंक। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये दोनों बराबर होते हैं। रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। और अगली चीज़ मैं आपको बताऊं, जो रैंक मेरे ए की होगी वही रैंक मेरे ए ट्रांसपोज की होगी। मतलब ए और ए ट्रांसपोज की रैंक सेम आएगी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसकी रैंक कितनी आएगी, सेम आएगी। और आइडेंटिटी के लिए हम जान चुके हैं, आइडेंटिटी अगर n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका वो रैंक कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट ये बोल सकते हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। अगर आप एक लाइन में मुझसे कहेंगे कि रैंक को डिफाइन करिए, तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे, ऐसे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज maximum number of लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। सेम तरीके से कॉलम भी आप लिख सकते हैं, वो रैंक की डेफिनेशन होगी सर। तो रैंक के बारे में